स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, और साथ ही साथ स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मोबाइल ऐप ज्योग्राफी बाबा। जी हाँ, मोबाइल ऐप केवल ज्योग्राफी बाबा के नाम से है, जिसे आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जब ज्योग्राफी बाबा टाइप करेंगे तो यह ऐप आ जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट उसे डाउनलोड कर चुके हैं और उन्होंने बैच परचेज किया है, तो यह जो वीडियो है उन सब यूट्यूब के बच्चों के लिए भी है और ऐप के बच्चों के लिए, क्योंकि यह सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, क्या चीज़ पर हम लोग को चर्चा करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल विषय जो है वह प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी की हो, चाहे वह किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, जैसे चाहे यूपीएससी यूपीपीसीएस हुआ, चाहे आपका आरएएस हुआ, चाहे बीपीएससी हुआ, चाहे एमपीपीएससी हुआ, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हुआ, इन सब राज्यों की भी जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग जो देखते हैं पेपर, प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखें और चाहे मुख्य परीक्षा का भी पेपर देखें, पेपर फर्स्ट जीएस का जो है उसके अंतर्गत, तो हम लोग देखते क्या हैं कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पर्वतों पर, या पर्वतों का विस्तार किन दो देशों में है, या किस देश की सीमा किस सागर से लगती है या किस महासागर से लगती है, या कौन सी चोटी किस देश में अवस्थित है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, कौन सी नदियाँ किन किन देशों से बहती हुई जाती है, कौन सी झील कहाँ है, किस देश में है, किस महाद्वीप पर है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी पर ही निर्भर होते हैं, इसी पर बेस होते हैं, जो कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और यह भूगोल की आत्मा है। जी हाँ, भूगोल की आत्मा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी पर्वत श्रेणी का अध्ययन करेंगे, वह पर्वत श्रेणी किस प्रकार की है, उसका विस्तार कहाँ पाया जा रहा है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस पर्वत श्रेणी की क्या विशेषताएं हैं, यह जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से किसी देश या महाद्वीप को ध्यान से देखना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। तो हम लोग इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल का ये जो बैच है जो आपका लॉन्च हुआ है, जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, उन्होंने जो परचेज किया है, या जो लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उनको दिखाई भी वहाँ पर देगा। तो उस क्रम में अगर हम लोग देखें तो कैसे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, तो यह आइए चर्चा करते हैं। तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों की चर्चा होती है, कॉन्टिनेंट की चर्चा होती है। वी डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड द रिलीफ ऑफ कॉन्टिनेंट, कि वहाँ पर पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, मरुस्थल कौन से हैं, यानी कि कहा जाए प्लेट्यू कौन से हैं, माउंटेन कौन से हैं, जो है आपका कहा जाए प्लेन कौन से हैं, डेजर्ट कौन कौन से हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जब हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यानी कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम लोग चर्चा करते हैं तो महाद्वीप की चर्चा होती है, यानी कॉन्टिनेंट पर डिस्कस करते हैं। अब जब हम कॉन्टिनेंट पर डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ यह महाद्वीप दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप एटलस खोलेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है बल्कि ओशिनिया महाद्वीप है, ठीक है ना। और फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि हम इन पर चर्चा करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। महाद्वीप, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, 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 महाद्वीप और महाद्वीप। तो इन पर हम लोगों की चर्चा होगी। जैसे अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, किसी भी महाद्वीप पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उस क्षेत्र के भू आकृतियों पर हम लोगों की चर्चा होगी, उस का विस्तार महाद्वीप का कहाँ कैसे क्या है उस पर हम लोगों की चर्चा होगी।
फिर हम लोग उसमें वहाँ नदियाँ कौन सी हैं, मरुस्थल कौन से हैं, झील कौन सी है, जलप्रपात कौन से हैं, उन पे चर्चा होगी। तो इसको आधार बनाते हुए हम लोग इस प्रकार से इन महाद्वीपों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब सर ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया, तो आप का बैच क्यों परचेज किया जाए, या क्यों हमने किया सर, जितने लोगों ने किया है। जैसा कि मैं आपको बता भी दूं, बहुत सारे लोगों ने, अब मैं नंबर तो ऐसे काउंटेबल नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 500 प्लस स्टूडेंट कर चुके हैं परचेज, दोनों ही बैच, ओशिनोग्राफी और जो है आपका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से जाके खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने ऐप के माध्यम से खरीदा है जाकर। तो अगर हम लोग जब बात करेंगे सर अलग क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करेंगे यहाँ पर भूगोल विषय के अंतर्गत वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, यह हमारी जो चर्चा होगी यह अन्य लोगों से इस प्रकार से अलग होगी कि यहाँ हमारी चर्चा केवल प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नहीं होगी कि हम लोग फैक्चुअल बात करें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लें, जी नहीं। यह हमारी जो चर्चा होगी यह प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए होगी। यानी कि कहा जाए कि जब हम लोग अगर किसी क्षेत्र की पर्वत श्रेणी पर चर्चा करेंगे तो ये नहीं जानेंगे कि कहाँ विस्तार है, कौन सी ऊंची चोटी है, जी नहीं, बल्कि उस पर्वत श्रेणी का उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह किस प्रकार से प्रभावित करती है उस क्षेत्र को, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जब हम लोग बात करेंगे किसी मरुस्थल की, तो किसी क्षेत्र में जो, या किसी महाद्वीप या किसी देश में जिस मरुस्थल का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है, वह मरुस्थल किस प्रकार से प्रभावित करता है उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को, किस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता वहाँ आखिर क्यों है, आखिर उस मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जब आपको यह ज्ञान होगा, जब इस बारे में आपको पता होगा, तभी आप इस विषय को प्यार करेंगे। मैंने आत्मा इसीलिए कहा क्योंकि भूगोल विषय में जब वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का हम लोग अध्ययन करते हैं, विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जब महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, तो हमें अपने आप ही बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके बारे में खाली नाम सुना है, जब उनकी विशेषता पता चलती है, तब हमें इस विषय से धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, आप लोगों के पास एटलस होना चाहिए। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूं जिन्होंने परचेज किया है बैच, कि उनके पास एटलस, 2 एटलस होने चाहिए। एक तो ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा आप लोग, और एक ब्लैक स्वान का। यह 2 एटलस आप लोग रखिएगा अपने पास। ये एटलस होने चाहिए आपके पास, इंपॉर्टेंट हैं दोनों। अब सर हमारे पास तो एक ही है, क्या एक से काम नहीं चलेगा? चल तो काम एक से भी जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे जो है कहा जाए लोकेशंस होंगी जो किसी एक में हैं, किसी एक में नहीं है। तो इसलिए अगर 2 होंगे तो मैक्सिमम, क्या सभी मिल जाएगा? तब नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी। दूसरी क्या विशेषता है इस बैच की? अब जब हम लोग देखते हैं कि आज के समय में डिजिटल युग का ज़माना है और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ज़्यादातर अध्यापक लोग क्या करते हैं, या स्टूडेंट भी क्या चाहता है, उन्हीं की मांग पर एक डिजिटल मैप लगा दिया जाता है और उसी में ही लोकेशन दिखाई जाती है, ये देखो ये है, ये देखो ये है, ये देखो ये। यहाँ हम लोग ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पढ़ाने का स्टाइल मेरा है नहीं, और ये यूपीएससी के या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखने का भी स्टाइल, कोई तरीका नहीं है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग खुद मैप बनाएंगे। पहले हम लोकेशंस को मैप पे आइडेंटिफाई करेंगे एटलस पर, ठीक है ना, और फिर एटलस पर फाइंड आउट करके हम हर एक कॉन्टिनेंट का मैप बनाएंगे। और आप विश्वास मानिए कि जब आप कॉन्टिनेंट का अध्ययन करेंगे, महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, तो इतने सारे आप मैप खुद से बनाना सीख जाएंगे, इतनी बार किसी महाद्वीप का मैप बनाएंगे कि आपको लोकेशंस आपके दिमाग में बस जाएगी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी।
इवन ना केवल आपको दिमाग में वो फिट हो जाएगा, बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि किस क्षेत्र की क्या विशेषता है और वह किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और वह वहां पर क्यों है और क्यों विशेष महत्व रखता है। यह तभी आप समझ पाते हैं जब आप अपने हाथ से मैप ड्रॉ करते हैं। अब कोई स्टूडेंट तो अपने हाथ से अपने आप तो मैप ड्रॉ करेगा नहीं, जब टीचर ही खुद ड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिकली ही स्टूडेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं खुद अपने हाथ से सारे मैप आप ही के सामने बनाऊंगा कई बार, ठीक है ना, और फिर ऑटोमेटिकली आप लोग एक दो बार के बाद किसी भी महाद्वीप का मैप बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे और लोकेशन अपने आप दिमाग में होगी, आपका हाथ अपने आप बताएगा कि कहां क्या था, अपने आप बताएगा। ये विश्वास करिए, इस तरीके की चीजें आप लोगों को मिलेंगी, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो अब इन महाद्वीपों के अध्ययन का क्रम हमारा क्या होगा। इन महाद्वीपों को जब अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः इन चीजों का ध्यान हम विशेष रूप से रखेंगे, विशेष रूप से इनका, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। जैसे पहले हम स्थिति और विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंट पर बात करेंगे कि कौन सा महाद्वीप कहां से कहां तक विस्तारित है, किस प्रकार से विस्तारित है, कौन कौन सी सीमा लगती है, क्या क्या चीजें हैं, कहां जलीय सीमा, कौन कौन से जल हैं, जल क्षेत्र हैं वहां पर मौजूद, कौन सा सागर यानी महासागर मौजूद है, किस प्रकार से सारी चीजें, इसका यहां पे अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे जिस महाद्वीप का अध्ययन कर रहे होंगे उस क्षेत्र में पाए जाने वाले उच्चावच यानी रिलीफ का, यानी कि वहां की भू आकृतियों का, पर्वत कहां पर है, पठार कहां पर है, मैदान कहां पर है, मरुस्थल कहां पर है, ठीक है ना, इन सब सारी चीजों का अध्ययन उच्चावच के माध्यम से हम लोग वहां पर करेंगे और फिर उनके प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे और वहां की ये स्थलाकृतियां वहां पर रहने वाले मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं उसका अध्ययन भी यही ही हम लोग करेंगे। फिर हमारा प्रत्येक महाद्वीप के ही अंतर्गत उस महाद्वीप के अपवाह तंत्र पर हमारी बात होगी, ड्रेनेज सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग नदी को देखेंगे, झील को देखेंगे, जलप्रपात को देखेंगे, कौन सी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, कहां से अपवहित होती हुई जा रही है, किसने कहां पर डैम बनाया है, कौन उसका अधिक दोहन कर रहा है, ठीक है ना, और कहां पर वह अपना जल विसर्जित कर रही है। इन सारी चीजों पर हम लोग की चर्चा होगी। हर महाद्वीप के ही अंतर्गत अपवाह के बाद ही हम लोग वहां उस महाद्वीप की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो आप देखेंगे क्या कि यूपीएससी का ध्यान किसी भी महाद्वीप या किसी भी देश को लेकर बड़े स्तर पर उस क्षेत्र की जलवायु के कारण उस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के विस्तार पर बहुत पड़ता है, जिसके अंतर्गत वहां पर आप लोगों से उस क्षेत्र की विशेष वनस्पतियों के बारे में पूछा जाएगा, जिसे आप लोग एनवायरनमेंट के अंतर्गत सोचते हैं, लेकिन यहां पर भी उसका अध्ययन किया जाता है बड़े स्तर पर कि क्यों पाई जाती है, क्योंकि जलवायविक प्रभाव हम लोग को वहां दिखाई देता है। फिर हम लोग उस क्षेत्र के कृषि और उद्योग यानी उस महाद्वीप के किस चीज की कृषि ज्यादा होती है, किन क्षेत्रों में, किस देश में कौन सी कृषि ज्यादा होती है। जैसे अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है उस क्षेत्र में बड़े स्तर पर ब्राजील कॉफी के लिए जाना जाता है। क्या कॉफी की कृषि बड़े स्तर पर होती है? तो नहीं, कॉफी की कृषि बड़े स्तर पर तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर ब्राजील में उसी क्षेत्र में गन्ने की कृषि भी हो रही है और उस गन्ने की कृषि की वजह से कॉफी की कृषि का स्थान धीरे धीरे गन्ने की कृषि लेने जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो गन्ने के उत्पादन और गन्ने के निर्यात के मामले में ब्राजील विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। तो अब वह किस प्रकार से क्यों हो रहा है, क्या है, किस लिए जा रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो कृषि और उद्योग, फिर उद्योग कहां पर कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जा रही हैं, कौन सी संस्कृति यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब चीजों पर चर्चा हम लोग इस प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत करेंगे, विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। और निश्चित मानिए कि इतना मजा आएगा ना आप लोगों को कि सारी चीजें दिमाग में अपने आप होंगी। आप मतलब 1 मिनट नहीं लगेगा, किसी भी महाद्वीप का मैप बना लेंगे आप और 5 मिनट के अंतर्गत उसमें सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन को फिल कर लेंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से कि हम लोग क्या कैसे किस प्रकार पढ़ेंगे उस पर मैंने आप लोगों से चर्चा की। आपको करना क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है 11 तारीख से, यानी 11 सितंबर से। जो लोग ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्होंने परचेज किया, उनको बहुत अच्छे से यह बात पता है। तो 11 तारीख को आप लोग तैयार रहिएगा एटलस के साथ। जी हाँ, एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलस सबके पास होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं 11 तारीख को, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।